अश्विनी तनेजा जी, बतौर अर्थशास्त्री इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? रेगुलर प्रोसेस है या फिर इससे किसी तरह का नुकसान हो सकता है अर्थव्यवस्था को? और इस बात से किसी को भी इनकार नहीं होगा कि डीमोनेटाइजेशन से इकोनॉमी को नुकसान तो पहुंचा था, तो वैसे ही आशंका क्या इस बार भी होनी चाहिए? देखिए, हमें इसको ठीक से समझना पड़ेगा। अभी आपने एक प्रश्न और पूछा था कि इसको आइसोलेटेड देखना चाहिए या इसको किसी प्रक्रिया का हिस्सा देखना चाहिए। तो जहां तक मैं समझता हूं, ये तो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो सरकार ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी जी। और मुझे लगता है ये सरकार जब से आई है इस देश में, इसने इस तरह की प्रक्रिया रखी है कि जहां जहां किसी भी तरह से इकोनॉमी को, देश को, देशवासियों को नुकसान हो रहा है, उन सब पहलुओं को जांचना, परखना और उसके ऊपर काम करना। ठीक है। और बड़े स्ट्रक्चर तरीके से काम करना। आप देखो, ये कोई एडहॉक मैकेनिज्म नहीं है। आप सर्कुलर पढ़िए, आप तरीका देखिए, आप पब्लिक जानकारी देखिए कि बहुत वर्षों से, मतलब 2-3 साल से, आप देखिए ना, 2018 के बाद से इन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया इस नोट को। यानी कि ये तैयारी कर ली गई कि जब ये नोट हटाया जाएगा, टोटली विड्रॉ किया जाएगा, तो दूसरा नोट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। यानी कि पब्लिक इनकन्वीनियंस को ध्यान में रखा गया कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो, नंबर 1। नंबर 2, तो इसके पीछे फिर कारण क्या है? तो साफ दिखता है कारण यही है कि अगर कोई नोट देश में किसी भी तरह की परेशानी कर रहा है, बैड एलिमेंट्स को मिसयूज करने की पावर दे रहा है, किसी भी तरह से टेररिस्ट को फंड्स मिसयूज करने की पावर दे रहा है, काले धन को जमा करने की कोई फैसिलिटी दे रहा है जी। इस तरह के और भी कई एलिमेंट्स होंगे तो जो देश को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। विपक्ष की ओर से सवाल यही उठाया जा रहा है कि अगर काले धन पर बढ़ावा ही 2000 के नोट से मिला ही था, तो फिर 500 और 1000 के नोट क्या बुरे थे? आपने 500 और 1000 के पुराने नोट, 1000 का बड़ा नोट आपने बंद किया और 2000 का उससे डबल डिनोमिनेशन का जो है आपने जारी कर दिया। समझना पड़ेगा। उसका जवाब देता हूं मैं। देखिए, जब ये हटाया गए थे, जब उस टाइम नोटबंदी की गई थी, वो कुछ सडन एक्शन था, जो भी रीजन रहा होगा उसके सामने। उतनी करेंसी को रिप्लेस करने के लिए कोई बड़ा नोट ही चाहिए था, पहला कारण। दूसरा कारण, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी हो सकता है कि अब ये जब दूसरा नोट आएगा, लोग फिर दोबारा से काला बाजारी करेंगे, फिर काला धन इकट्ठा करेंगे, तो ये सारा काला धन 2000 के नोट में सिमट जाएगा। तो जितना ये नोट ठीक था, उतना तो सरकार ने वापस विड्रॉ कर लिया। ठीक है। जो अभी भी जमाखोरी करना चाहते थे, उनका नोट उनके पास बच गया। ठीक है। तो इस तरह से जो बच गया, तो क्या यह माना जाए कि जो काले धन पर एक्शन की बात की गई थी, वो ऑल ऑफ द सडन या फिर कुछ महीनों में नहीं होना था, कुछ सालों में होना था? यानी आप ये कह रहे हैं कि 8 नवंबर 2016 को जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, वो 2023 में जाकर के पूरी हो रही है। अलका जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा चंदन जी, आपको मालूम है कोरोना महामारी में कोरोना को भगाने के लिए लोग भरोसा कर गए थे कि हम ताली पीटेंगे, थाली पीटेंगे, भाभी जी के पापड़ खाएंगे, मुद्दे पर रहिए, कोरोना भाग जाएगा। मुद्दे पर आ रही हूँ। इसी तरह आज भी लोग मानते हैं कि 16 में जो 2000 रुपए का नोट लाया था, वो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक था। आज वापस लिया जा रहा है 7 साल की नाकामयाबी के बाद, वो भी मास्टर स्ट्रोक है। आपके भाजपा के प्रवक्ता कह रही हूँ, आ रही हूँ मुद्दे पर। इतने लाख ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो चुकी है। अरे गरीब से पूछो महंगाई है या नहीं? आपको एहसास नहीं है महंगाई है? नहीं, महंगाई घट गई है अभी चीनी, तो। तेल के दाम दुगने हैं। महंगाई WPI और CPI के आंकड़े जो बताते हैं कि महंगाई कंट्रोल में है। अच्छा, तेल और आटे का दाम बता दीजिए, कितने रुपए किलो का आटा है? डाटा से एक सस्ता आटा हुआ या नहीं इस देश में? बता दीजिएगा। कहां जी रहे हैं? तेल मैं लेकर आई हूं, पूछिए कितने रुपए किलो का है? नहीं, उस हिसाब से कमाई भी हो रही। देखिए, हम नंबर्स की बात करते हैं, लीटर में जो नंबर्स का आंकड़े होते हैं, उसके हिसाब से सारी चीजें तय करते हैं। मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि WPI और CPI के आंकड़े जो है वो कंट्रोल्ड है अभी। जी, आगे आप अपनी बात रखें। आपके लिए, मेरे लिए कंट्रोल होंगे, पर जो गरीब है, जो मजदूर है, वो आज भी नहीं चुका पा रहा है आटा, तेल, सब्जियों की, दालों की। माफी चाहूंगी, आपके मेरे लिए सस्ता होगा, लेकिन वो सुन रहा होगा, उसको लगेगा कि आपके लिए, अलका के लिए सस्ता होगा। दूसरा आ जाइए मुद्दे पर। किसानों की आय दुगनी होनी थी ना, है ना? काला धन आना था ना, यही तो था, 15 लाख आना था। आज RBI का खुद रिकॉर्ड बताता है, RBI, कि ब्लैक मनी स्विस बैंक खातों में पहले से दुगनी हो चुकी है। मैं नहीं कह रही, RBI का स्टेटमेंट है कि काला धन जो लाने के बाद 15 लाख डालने की बात थी, वो दुगना का है। और आज नौकरियों की अगर बात करेंगे तो नौकरियां क्यों नहीं है? जो काला धन आना था, उद्योग लगने थे, ना काला धन आया, ना उद्योग इंडस्ट्री लगी, और बेरोजगारी। फिर मैं अलका जी डेटा की बात करूंगा तो फिर आप उससे भटक जाएंगी। राज्यवार डेटा जब हम उठा के देखते हैं तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, जो झारखंड है, ये अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे आगे नजर आते हैं। अब आप भाजपा को बचाने के लिए, नहीं, मैं भाजपा को, मैं डेटा की बात कर रहा हूं। ये सारे डेटा वेरीफाई कर सकते हैं CMI के आंकड़ों से।
ठीक है, आपने जो पॉइंट उठाया है ब्लैक मनी वाला, ये मैं नरेंद्र जी के पास ले जाता हूं। नरेंद्र जी, ब्लैक मनी एक ऑब्जेक्टिव बताया गया था कि ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं, इस पर बताएं सर। नहीं चंदन जी, देखिए अलका जी जो है वो बहस दूसरी तरफ ले जाना चाहती हैं, क्योंकि वो 4 चीजों की बात करते हैं, उनके नेता से लेकर प्रवक्ता तक, और वो इलेक्शन खत्म हो गया लेकिन उनकी बात वो जारी है, विज्ञापन भी जारी कर लिए सब। हम काले धन पर आ जाएं मुद्दा आज का क्या है? नहीं, मुद्दे पे हम आते हैं। मुद्दा इस पे आते हैं कि 2000 का नोट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विड्रॉ किया है, वापस लिया है, वो ग्रेजुअली ये प्रोसेस पिछले 3 साल से चल रहा था। ठीक है, पिछले 3 साल से यह प्रोसेस चल रहा था, और अभी भी जो है उसके लिए आपने देख कई महीने का समय दिया गया है, और जिसके पास पैसे हैं वो बैंक में जाए और बैंक में जाकर के उसको विड्रॉ करे। वो तो क्लियर हो गया सर, वो तो आरबीआई से क्लियर हो गया। यहाँ सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव बताया गया था डीमोनेटाइजेशन का, कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव जो है कामयाब नहीं हो पाया। हमको इस बात का ध्यान जी, ब्लैक मनी पर लगाम नहीं लग पाई। चंदन जी, एक लास्ट सवाल इसी पर। नहीं, मेरा देखिए, जो प्रश्न इस बात का है कि किस तरीके से क्या इसको आम आदमी को इससे असुविधा होगी, ये प्रश्न है। आम आदमी की तरफ से कतई किसी तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको कोई असुविधा नहीं होने वाली। ठीक है, आऊंगा आपके पास, आऊंगा बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। बैंक में जाएंगे, जमा करेंगे, केवाईसी आएगा, कोई उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है, दिक्कत उन लोगों के जिनके पास शायद ऐसा पैसा पड़ा है और उनको परेशानी हो गई है, वही टेलीविजन पे आकर के जो है भाजपा को कोस रहे हैं, परेशानी हो गई, कभी इधर जाते हैं, कभी उसका नाम लेते हैं, कभी गरीब आदमी का नाम लेते हैं। गरीब आदमी तो कह रहा है वो 2000 के नोट पे डील ही नहीं करता। तो चंदन जी, विषय पे हमको रहना है। विषय ये है, ठीक है अलका जी, एक क्विक कमेंट, उसके बाद मैं प्रियंका जी के पास ये नोटबंदी है। दूसरी बात, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है, गरीब आदमी को नुकसान हो गया। ये पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग है। कांग्रेस, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि आम आदमी से, गरीब आदमी से कांग्रेस का क्या लेना देना? वो तो अमीरों की पार्टी है, उनका क्या लेने देना? और उनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि कांग्रेस के वो अलका जी, सारे मुद्दे एक साथ 1 घंटे के डिबेट में समा नहीं पाएंगे, हम मुख्य मुद्दे पर बने रहे। ठीक है, करोड़ों रुपए की इनकम होती है, गमलों में गोभी उगाने, उन लोगों को 2000 रुपए का आम आदमी खुश है, अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, यही तो हम कह रहे हैं। सरकार ने जो मदद की मार कर रखी है, महंगाई को नियंत्रण करा गया है, पूरे विश्व के अंदर जहां जहां से महंगाई जो बढ़ है उसके लिए देश काम कर रहा है। ठीक है, एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक सार्थक बहस हो रही है। अलका जी भी बोलती है, ठीक है, उससे कुछ होना नहीं है। चुनाव में आकर के 2019 ठीक है नरेंद्र जी, आपको जवाब दिया था, ठीक है नरेंद्र जी, 2024 में भी जवाब। ठीक है प्रियंका जी को बहस में लाना चाहूंगा। प्रियंका जी थैंक यू चंदन जी। चंदन जी, मैं आऊंगा आपके पास, अलका जी आपके पास आऊंगा, सबको एयर टाइम बराबर देना है होता है। और प्रियंका जी, लाइव के बीच में क्या खोया, क्या पाया, नेता जी बताते हैं। हाँ अलका जी, मैं लौटूंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। प्रियंका, कर्नाटक के चुनाव खत्म होते ही 40% भाजपा ने जो भी ये डिसीजन लिया, आप आंकड़ों वाले व्यक्ति लगते हैं, आंकड़ों से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि कहीं काला धन खत्म नहीं हुआ। जब इन्होंने पहले इशू किया तब भी जनता के पैसे का नुकसान हुआ, जनता को लाइन में लगना पड़ा। आज भी एक अनप्रोडक्टिव डिसीजन है, इससे कोई काला धन खत्म नहीं हुआ। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के चले गए। आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, आंकड़ों में यह है कि आज अगर आप 25,000 रुपया महीना कमाते हैं तो आप देश के टॉप 10% में आते हैं। ये इकोनॉमिक एडवाइजर टू द पीएम की रिपोर्ट है इसी साल मार्च की। दूसरा आंकड़ा ये है कि एलपीजी हमारे देश में सबसे महंगी मिलती है, पूरे देश, पूरी ग्लोबली सबसे महंगी एलपीजी इंडिया में मिलती है। ये आंकड़ा है। आंकड़ा ये है कि पेट्रोल जो सबसे महंगा ग्लोबली मिलता है, दूसरे नंबर का सस्ते पेट्रोल वाले देशों का हाल हमने देख लिया। प्रियंका जी, यहाँ थोड़ा सा आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जिन देशों ने सस्ते तेल दिए, हमारे यहाँ पेट्रोल तो आता नहीं, हमें आयात करना पड़ता है। देखिए श्रीलंका ने सस्ता पेट्रोल दिया, पाकिस्तान ने सस्ता पेट्रोल दिया, हमने देखा उनका हश्र क्या हुआ। चंदन जी, आपने देखा जब क्रूड ऑयल की कीमत, एक सेकंड मेरी बात प्लीज करने दीजिए, जब क्रूड ऑयल की कीमत नेगेटिव में थी पूरे देश में, आपको पेट्रोल यहाँ पे 100 पार मिल रहा था। चंदन जी, ये भी एक आंकड़ा है 2020 का। तो ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट जिम्मेदारी से कह रही हूँ, अनप्रोडक्टिव गवर्नमेंट है। इन्होंने ना पहले काला धन खत्म किया, ना आज खत्म किया। पॉलिटिकल क्लास की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो इकोनॉमिक क्लास होता है, जो कि अर्थशास्त्री होते हैं, वो इस पर बेहतर तरीके से जो सवाल उठाए गए हैं उस पर जवाब दे पाएंगे।